हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज फिर से मैं जीके का सेशन लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो प्रतिदिन सेशन चल रहा है जीके एवं जीएस का। तो दोस्त, आज जीके का सेशन है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं सभी एग्जामों के लिए। ठीक है दोस्त, तो कृपया आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका अधिक से अधिक लाभ ले सके। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का पहला प्रश्न। बिंबिसार किस वंश के शासक थे? तो दोस्त, बिंबिसार जो शासक थे वो थे हर्यक वंश के। आप ध्यान रखिएगा, बिंबिसार हर्यक वंश के शासक थे। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त इसके प्रमुख और शासक थे जैसे अजातशत्रु, उदयन, ये सभी हर्यक वंश के ही शासक थे। साथ ही दोस्त इस वंश को पितरात्मक हत्या वंश भी कहा जाता है। पितरात्मक हत्या वंश भी कहा जाता है क्योंकि दोस्त यहाँ पर जितने भी वंश के शासक थे, इस वंश के शासक, उन्होंने क्या किया, अपने पिता का हत्या करके ही वो सत्ता को हासिल किया था। तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि जो बिंबिसार थे, इसका पुत्र अजातशत्रु ने इसको मारकर गद्दी पर बैठा था। साथ ही उदयन ने अपने पिता जो अजातशत्रु था उसे मारकर गद्दी पर बैठा था। तो इसी कारण से इस वंश को पितरात्मक हत्या वंश भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त जो बिंबिसार थे, इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम बौद्ध संगीति भी हुआ था। आप ध्यान रखिएगा, जो सर्वप्रथम बौद्ध संगीति जो राजगिरी में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था बिंबिसार के शासन काल में। ये काफ़ी बड़े शासक थे एवं महान शासक थे, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। बिंबिसार किस वंश के शासक थे दोस्त? तो ये थे हर्यक वंश के। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? हर्यक वंश। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं में किस धर्म का स्मारक है? तो दोस्त जो महाराष्ट्र है वहाँ पर अजंता की जो गुफा है उसमें बौद्ध धर्म का स्मारक है। किसका दोस्त? बौद्ध धर्म का। आप ध्यान रखिएगा, जो महाराष्ट्र में अजंता की गुफा जो है वहाँ पर बौद्ध धर्म का स्मारक है। दोस्त इसे बनाया किसने? तो दोस्त इसे जो बनाया था गुप्त वंश के शासकों ने बनाया था। आप ध्यान रखिएगा, जो अजंता की गुफा है किसने बनाया था? तो गुप्त वंश के शासकों ने। साथ ही दोस्त बात आई गुप्त वंश, तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो जो गुप्त वंश के संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। आप ध्यान रखिएगा। और इस वंश के जो सर्वश्रेष्ठ शासक थे, महत्वपूर्ण शासक, वो कौन थे दोस्त? जैसा कि आप सभी जानते हैं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो ये सभी इस वंश के प्रमुख शासक थे। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा, जैसा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसे दोस्त? जो समुद्रगुप्त है उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। साथ ही विक्रमादित्य की उपाधि किसने पाई थी? तो दोस्त विक्रमादित्य की उपाधि जो पाई थी वो किसने पाई थी दोस्त? तो वो पाई थी चंद्रगुप्त द्वितीय। आप ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि पाई थी। साथ ही दोस्त जो गुप्त संवत स्टार्ट हुआ था, ये भी विक्रमादित्य के द्वारा ही स्टार्ट किया गया। तो आप ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में अजंता की गुफा में बौद्ध धर्म का स्मारक है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बौद्ध धर्म। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। भारतीय इतिहास में किसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्त भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य के जो गुप्त साम्राज्य थे उसी के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि दोस्त गुप्त काल में सोने के सिक्के जो है वो अधिक मात्रा में चलाए गए थे और शुद्ध सोने के सिक्के, बोला जाता है कि अधिक मात्रा में जो शुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया था वो चलाया गया था गुप्त साम्राज्य के ही शासन काल में। और जैसा कि बता चुके हैं दोस्त, इसके जो प्रमुख शासक थे। साथ ही दोस्त जो कुमारगुप्त है उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे किस वंश के शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है, तो कुमारगुप्त, ये गुप्त वंश के शासक थे। साथ ही इसका जो अंतिम शासक था वो था स्कंदगुप्त। आप ध्यान रखिएगा, अंतिम शासक कौन था इस वंश के? स्कंदगुप्त। ठीक है दोस्त, साथ ही भानुगुप्त के
अभिलेख से जो भानुगुप्त का जो अभिलेख है एरन अभिलेख, उससे प्रथम सती प्रथा का साक्ष्य होने को मिलता है। आप ध्यान रखिएगा दोस्त, जो भानुगुप्त का एरन अभिलेख है उससे सती प्रथा का जो साक्ष्य है, जो प्राचीन कालों में होता था, तो उसका साक्ष्य किससे मिलता है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। तो इतना बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। तो इसका आंसर क्या है? गुप्त साम्राज्य। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। शिवाजी को छत्रपति का उपाधि किस वर्ष से नवाजा गया? तो दोस्त, जो शिवाजी को छत्रपति का उपाधि दिया गया, ये कब दिया गया? ये दिया गया 1674 में। कब दोस्त? 1674 में शिवाजी को छत्रपति का उपाधि से नवाजा गया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 1674। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिवाजी भारत के एक महान शासक थे, जिन्होंने कई उपाधियां प्राप्त की थी, इन्होंने कई मुकाम भी हासिल किए थे। तो अब ध्यान रखिएगा, शिवाजी को छत्रपति का उपाधि किस वर्ष से नवाजा गया दोस्त? तो ये नवाजा गया 1674 में। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। भारत में नरसंहार करने वाला एकमात्र वायसराय कौन था? तो दोस्त, भारत में एक काफ़ी क्रूर एवं बेदर्दी जो शासक था वो था लॉर्ड मेयो। आप ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मेयो काफ़ी आक्रामक एवं क्रूर शासक था। इन्होंने भारत में काफ़ी लोगों की हत्या कर दी थी। इसी कारण से भारत में नरसंहार करने वाला एकमात्र वायसराय जो माना जाता है वो था लॉर्ड मेयो। कौन था दोस्त? लॉर्ड मेयो। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही प्रथम जो जनगणना स्टार्ट हुआ था भारत में, जो सर्वप्रथम जनगणना हुआ था 1872 में, ये किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ था? तो ये भी हुआ था लॉर्ड मेयो के ही शासनकाल में। तो आप ध्यान रखिएगा, जो सर्वप्रथम जनगणना हुआ था 1872 में, अनियमित जनगणना, वो किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ दोस्त? तो ये हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? लॉर्ड मेयो। इसी को नरसंहार करने वाला एकमात्र वायसराय माना जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। कौन सी यूरोपीय कंपनियां भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था? तो दोस्त, जो पुर्तगाल थे, जो पुर्तगाली थे, तो यूरोपीय जो कंपनी था भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया, कौन था दोस्त? पुर्तगाली कंपनी। आप ध्यान रखिएगा, कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया दोस्त? तो वो था पुर्तगाली। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में जो सर्वप्रथम जो पुर्तगाली गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसी के द्वारा सर्वप्रथम भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया गया था। ठीक है दोस्त, बात आए साथ ही पुर्तगाली। तो दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में सर्वप्रथम आने वाला जो यूरोपीय था वो था पुर्तगाली। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो वास्को डी गामा है, उन्होंने ही सर्वप्रथम भारत की खोज की थी। और जो कालीकट का राजा था जमेरिन, उसके पास पहुंचा था। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, तो कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया दोस्त? तो वो था पुर्तगाली। साथ ही दोस्त, जो पुर्तगाली था उन्होंने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो दोस्त, जो पुर्तगाली थे, जो गोवा पर अधिकार किया था वो क्या था? 1510 में। कब दोस्त? 1510 में गोवा पर अधिकार किया था। अब बात की जाए गोवा को आज़ादी कब मिली पुर्तगाली से? तो 1961 में गोवा को पुर्तगालियों के द्वारा आज़ादी मिला था। तो आप ध्यान रखिएगा, यूरोपीय कंपनी भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था, तो कौन सा दोस्त? वो था पुर्तगाली। इसका आंसर क्या था दोस्त? पुर्तगाली। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। वेदों में सभी सत्य होने की संज्ञा किस महापुरुष ने दी? तो दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दयानंद सरस्वती, जिनका एक क्वाटेशन समझ सकते हैं, जो उन्होंने दिया था वेदों की ओर लौटो, उन्होंने ही सर्वप्रथम वेदों में सभी सत्य होने की संज्ञा दी थी। तो आप ध्यान रखिएगा, वेदों में सभी सत्य होने की संज्ञा किस महापुरुष ने दी थी दोस्त? तो वे थे दयानंद सरस्वती। उन्होंने वेदों को सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना था। उन्होंने वेदों के बारे में काफ़ी व्याख्या भी किए थे। तो आप ध्यान रखिएगा, वेदों में सभी सत्य होने की संज्ञा किसने मानी थी? तो वो थे दयानंद सरस्वती, जिनका जो क्वाटेशन भी है वेदों की ओर लौटो, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त?
दयानंद सरस्वती। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपाधि किस आंदोलन के तहत दिया गया? तो दोस्त बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का जो उपाधि दिया गया था, ये दिया गया था होम रूल लीग आंदोलन के तहत। किसके तहत दोस्त? होम रूल लीग आंदोलन जो 1916 में हुआ था, उसके तहत ही बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दिया गया। साथ ही दोस्त होम रूल लीग की स्थापना जैसा कि आप सभी जानते हैं 1916 में हुआ था। साथ ही इनके साथ एनी बेसेंट भी जुड़ी हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना के साथ और कौन जुड़ी थी? तो एनी बेसेंट। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, साथ ही बाल गंगाधर तिलक को भारत का अशांति पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। भारतीय अशांति का जनक, जैसा कि आप सभी जानते हैं भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो वो है बाल गंगाधर तिलक। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? होम रूल लीग। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। द इंडिपेंडेंस समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो दोस्त द इंडिपेंडेंस समाचार पत्र के जो संपादक थे वो थे मोतीलाल नेहरू। किसने? तो कौन थे दोस्त? मोतीलाल नेहरू। इन्होंने ही द इंडिपेंडेंस समाचार पत्र का संपादन किया था। तो आप ध्यान रखिएगा, द इंडिपेंडेंस समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ये कौन थे? ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मोतीलाल नेहरू। साथ ही स्वराज पट्टी का जो गठन हुआ था, स्वराज पार्टी का गठन इन्होंने ही बनाया था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो आप ध्यान रखिएगा, द इंडिपेंडेंस समाचार पत्र के संपादक मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। 1857 की क्रांति के दौरान किस भारत के वीर को दोस्तों द्वारा धोखा दिया गया और अंग्रेजों के द्वारा हत्या कर दी गई? तो दोस्त वे भारत के महान जो व्यक्ति थे या भारत माँ की जो बेटे थे तात्या टोपे, उन्हीं को 1857 की क्रांति के दौरान दोस्तों के द्वारा धोखा दिया गया और अंग्रेजों के द्वारा हत्या कर दी गई। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? तात्या टोपे। जैसा कि आप सभी जानते हैं 1857 की क्रांति के समय इन्होंने झांसी से जो अपना नेतृत्व किया था 1857 का विद्रोह का, वो तात्या टोपे ही किया था। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? तात्या टोपे। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। संसद में किस अधिकार के परिवर्तन को लेकर विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? तो दोस्त संसद में मौलिक अधिकार में यदि आपको परिवर्तन करना हो या संशोधन करना हो तो उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए। यदि आप किसी भी अधिनियम को ला रहे हैं या जो भी बिल लाना चाहते हैं, इसमें संशोधन करना चाहते हैं मौलिक अधिकार में, तो इसके लिए क्या है? विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। स्पेशल जो मेजोरिटी होती है उसकी आवश्यकता होती है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहमति से पास होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, संसद में मौलिक अधिकार को लेकर विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। बात आई मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार भारत में वर्तमान में कुल कितने हैं? तो वर्तमान में 6 ठो है। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर उसे वैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया। तो आप ध्यान रखिएगा, पहले जो था मूल संविधान में वो कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो वे थे 7, परंतु 1944 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति को अधिकार को हटाकर मौलिक अधिकार की सूची से उसे कहाँ डाल दिया दोस्त? तो ये डाल दिया वैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार के तौर पर डाल दिया गया अनुच्छेद 301 के तहत। तो आप ध्यान रखिएगा, संसद में किस अधिकार के परिवर्तन को लेकर विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है दोस्त? तो वो होती है मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। लोकसभा सचिवालय सीधा किसके नियंत्रण में होता है? तो दोस्त जो लोकसभा सचिवालय होता है वो होता है सीधा लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उसके नियंत्रण में लोकसभा सचिवालय नियंत्रण में होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, लोकसभा सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत
साथ ही दोस्त वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो कौन है दोस्त? वो है, तो कौन है दोस्त? ओम बिरला। जैसा कि आप सब जानते हैं लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। और सर्वप्रथम भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? वो थे जीबी मालंकर। कौन थे दोस्त? जीबी मालंकर। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। इसका आंसर क्या था? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्त जो विधान परिषद होते हैं उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल। कितना दोस्त? 6 साल। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो दोस्त लोकसभा के जो कार्यकाल होते हैं सदस्यों का कार्यकाल वो होता है 5 साल का। अब बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा का होता है 6 साल का। अगर केंद्र में बात की जाए तो केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह स्टेट में बात की जाए तो स्टेट में क्या होता है? स्टेट में होता है विधानसभा और विधान परिषद। तो आप ध्यान रखिएगा, तुलना कर सकते हैं। यदि केंद्र और राज्य में तुलना कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो आप लोकसभा को, केंद्र में यदि लोकसभा हो तो आप राज्यसभा में विधानसभा से तुलना कर सकते हैं। यदि वहाँ राज्यसभा हो तो यहाँ पर आप विधान परिषद से तुलना कर सकते हैं। जैसा कि केंद्र में उच्च सदन किसे माना जाता है? तो उच्च सदन माना जाता है राज्यसभा को और निम्न सदन लोकसभा को। उसी तरह अगर राज्यसभा में अगर बात की जाए, राज्य में बात की जाए, स्टेट में, तो स्टेट में क्या होता है? विधान जो सभा होते हैं वो होते हैं निचले सदन, और जो विधान परिषद होता है वो होता है उच्च सदन। तो आप ध्यान रखिएगा। तो जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल का। बात की जाए राज्यसभा का तो उसका होता है 6 साल का। उसी तरह स्टेट में होता है विधानसभा का 5 साल का, और जो विधान परिषद होते हैं इसका सदस्य का कार्यकाल होता है 6 साल का। तो आप ध्यान रखिएगा, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल का। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 6 साल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 14। विधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्त जो विधान परिषद होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो विधान परिषद का अध्यक्ष होता है विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य। यानी दोस्त जो विधान परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं उसी में से एक निर्वाचित सदस्य होते हैं। उसमें क्या होता है? निर्वाचित किया जाता है, उसी को विधान परिषद का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है दोस्त? विधान परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक सदस्य को निर्वाचित किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, विधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य। और इसका हम कार्यकाल बता ही चुके हैं कि जो इसका कार्यकाल होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल वो होता है 6 वर्षों का। साथ ही इसे स्टेट में, जो राज्य में है, उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 15। संघ सूची और संवर्ती सूची में शामिल विषय पर कानून कौन बना सकता है? तो दोस्त जो संघ सूची और संवर्ती सूची होते हैं इस पर जो कानून बना सकता है वो बना सकता है लोकसभा। कौन दोस्त? लोकसभा जो है वो इस पर कानून बना सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, संघ सूची और संवर्ती सूची पर, जो संवर्ती सूची में शामिल जितने भी विषय हैं उस पर कौन कानून बना सकता है? तो वो है लोकसभा। संघ सूची को क्या है दोस्त? तो जिस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। संघ जो सूची होता है उस पर विशेष रूप से केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। अब बात की जाए संवर्ती सूची, तो संवर्ती सूची वैसे सूची है, इसमें वैसे विषय शामिल होते हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, संघ सूची पर सिर्फ केंद्र सरकार का हक होता है, और जो संवर्ती सूची होता है इस पर केंद्र और राज्य दोनों का हक होता है। तो संघ सूची और संवर्ती सूची में शामिल विषय पर कानून कौन बना सकता है दोस्त? वह है लोकसभा। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? लोकसभा। साथ ही दोस्त जो संवर्ती सूची, जो पहले शिक्षा था वो क्या था? वो राज्य सूची का विषय था, परंतु 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में उसे राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में डाल दिया गया। किसे दोस्त? शिक्षा जो था, शिक्षा वो क्या था? वो पहले था राज्य सूची में, परंतु 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उसे राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है दोस्त, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 16। भारत कब पूरी तरह से संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो दोस्त भारत जो बना
पूरी तरह से संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य वो बना 26 जनवरी 1950 को। कब दोस्त? 26 जनवरी 1950 को। क्यों दोस्त? क्योंकि 26 जनवरी 1950 के पहले यहाँ पर क्या था, जितने भी कार्य होते थे, जो शासन की बगडोर होती थी, वो किसके हाथ में थी? वो थी ब्रिटिश महारानी जो थी एलिजाबेथ, उसी के नियंत्रण पर सब कार्य होता था। जिस कारण से हम कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 के पहले हमारा भारत पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं था। परंतु जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से ही हमारा जो भारत है वो पूरी तरह से संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। यानी जिस दिन से जो ब्रिटिश की महारानी थी रानी एलिजाबेथ द्वितीय, उसका जिस दिन से इंटरफेयर खत्म हो गया, उसी दिन से भारत पूरी तरह से संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तो आप ध्यान रखिएगा, भारत कब पूरी तरह से संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना दोस्त? तो ये बना 26 जनवरी 1950 से। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 26 जनवरी 1950। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 17। भारतीय संविधान में राज्यसभा के नामांकन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? तो दोस्त जो भारतीय संविधान में राज्यसभा जो होते हैं उसके नामांकन की जो प्रक्रिया ली गई है, ये ली गई है आयरलैंड से। कहाँ से दोस्त? आयरलैंड। आप ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में राज्यसभा के नामांकन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई दोस्त? ये ली गई है राज्यसभा से। साथ ही दोस्त जो आपका नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी लिया गया है आयरलैंड के ही संविधान से। आप ध्यान रखिएगा, जो भारतीय संविधान में शामिल है नीति निर्देशक तत्व DPSB, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी लिया गया है आयरलैंड के ही संविधान से। अब बात की जाए दोस्त, जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आयरलैंड। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 18। पंचायती राज पर GBK राव समिति का गठन कब किया गया? तो दोस्त पंचायती राज पर GBK राव समिति का जो गठन किया गया, ये किया गया 1985 में। कब दोस्त? 1985 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बलवंत राय मेहता समिति जो आया था, इन्होंने त्रिस्तरीय ढांचा को संबोधित किया था। जो बलवंत राय मेहता समिति थे, ये भारत में किस पर ज़्यादा बल दिया था? तो ये जो दिया था, ये पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचा, उसी पर अधिक बल दिया था। तो आप ध्यान रखिएगा, पंचायती राज पर GBK राव समिति का गठन कब किया गया? 1985 में। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 1985। सर्वप्रथम दोस्त पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू किया गया? तो ये लागू किया गया राजस्थान में। राजस्थान का जो नागौर जिला है, वहीं पर 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में भी, परंतु प्रथम बार जो किया गया था वो किया गया था राजस्थान के नागौर जिला में। कब दोस्त? 1959 में। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 19। जिला परिषद एक कैसा निकाय है? तो दोस्त जिला परिषद जो होता है यह एक सलाहकार निकाय है। किस प्रकार का दोस्त? यह जो है एक सलाहकार एडवाइजरी बॉडी है। आप ध्यान रखिएगा, जिला परिषद किस प्रकार का बॉडी है? तो ये एक सलाहकार निकाय है, यानी कि एडवाइजरी बॉडी। ये किसी को सलाह देने का काम करता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सलाहकार निकाय। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम, जिसे गार भी बोलते हैं, किससे संबंधित है? तो दोस्त सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम ये संबंधित है प्रत्यक्ष कर से। किस प्रकार के कर से दोस्त? प्रत्यक्ष कर। तो आप ध्यान रखिएगा, सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा आयकर जो इनकम टैक्स है वो किस प्रकार की कर है? तो वो है प्रत्यक्ष कर। परंतु आप आपसे पूछे GST, जो GST है वो किस प्रकार की कर है? तो वो है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या हुआ दोस्त? कि आप सीधे सरकार को भुगतान करें। प्रत्यक्ष कर का शाब्दिक अर्थ जो हुआ है, ये हुआ कि यदि सरकार को आप प्रत्यक्ष रूप से यानी स्वयं के माध्यम से यदि सरकार को जो रुपया जो कर भुगतान करते हैं तो वह है प्रत्यक्ष कर। परंतु किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से यदि सरकार के पास वो पैसा जाए, वो कर जाए, तो उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो हमारा जो इनकम है, इनकम टैक्स जो आयकर है, वो किस प्रकार का कर है? वो है प्रत्यक्ष कर। परंतु जो GST है वो किस प्रकार का कर है? वो है अप्रत्यक्ष कर। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? प्रत्यक्ष कर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 21। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय छात्रों द्वारा दी जाने वाली ट्यूशन फीस क्या होती है? तो दोस्त जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ पर यदि कोई भारतीय पढ़ रहा हो और वहाँ जो कोई ट्यूशन है, यदि वहाँ पर जो फीस जमा की जाती है भारतीय छात्रों द्वारा,
तो उसे कहते हैं भारत के लिए सेवा आयात। क्या कहते हैं दोस्त? भारत के लिए सेवा आयात। आप ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय छात्रों द्वारा दी जाने वाली ट्यूशन फीस क्या होती है? वो होती है भारत के लिए सेवा आयात। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? भारत के लिए सेवा आयात। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। रिजर्व के रूप में कुल जमा वाणिज्यिक बैंकों के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो दोस्त, जो वाणिज्य बैंक है, व्यावसायिक बैंक, जिसके पास रिजर्व के रूप में जो कुल राशि होती है उसे कहा जाता है आरक्षित जमा अनुपात। क्या कहते हैं दोस्त? आरक्षित जमा अनुपात, जिसे हम बोलते हैं रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। क्या दोस्त? रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। तो आप ध्यान रखिएगा, जो वाणिज्य बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक, जो व्यावसायिक बैंक होते हैं, उसके पास यदि कुल राशि जो जमा के रूप में हो उसे बोलते हैं आरक्षित जमा अनुपात। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आरक्षित जमा अनुपात। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 23। मौद्रिक नीति का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्त, जो मौद्रिक नीति है इसका प्रमुख कार्य है मूल्य स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। यानी दोस्त, जो मूल्य है, जो मूल्य, यदि मूल्य किसी वस्तु का कीमत या मूल्य बढ़ रहा हो तो उसमें स्थिरता लाना, मतलब कमी लाना या स्थायी बनाए रखना, और साथ ही साथ आर्थिक विकास है उसको भी बढ़ावा देना। तो यही होता है मौद्रिक नीति का कार्य। इसे जारी कौन करता है दोस्त? तो इसे जारी करता है आरबीआई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो मौद्रिक नीति को जारी करता है। ठीक है दोस्त, तो मौद्रिक नीति का प्रमुख कार्य क्या है? मूल्य स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मूल्य स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इसे जारी कौन करता है? आरबीआई। तो इतना फैक्ट अब ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया? तो दोस्त, भारत में जैसा कि आप सभी जानते हैं 1951 से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था। तो जो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है, इस किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित हुआ दोस्त? तो ये हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। आप ध्यान रखिएगा, द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना था ये मुख्य रूप से किस पर ज़्यादा फोकस था? तो ये था उद्योग पर। तो उद्योग पर फोकस था दोस्त। तो इसी कारण से भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। भिलाई कहाँ है दोस्त? यह है भिलाई जो इस्पात संयंत्र है, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बात की जाए दुर्गापुर, तो दुर्गापुर कहाँ है? यह है पश्चिम बंगाल में। और बात की जाए राउरकेला, तो राउरकेला जैसा कि आप सभी जानते हैं यह है उड़ीसा में। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया दोस्त? तो यह है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। साथ ही दोस्त, जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कारखाना है, ये किस देश की मदद से स्थापित किया गया? तो दोस्त, ये किया गया था ब्रिटेन के। आप ध्यान रखिएगा, जो दुर्गापुर का जो इस्पात संयंत्र कारखाना है ये किसके मदद से स्थापित किया गया दोस्त? तो ये था ब्रिटेन। बात की जाए राउरकेला, तो ये जर्मनी के मदद से। और बात की जाए भिलाई, तो भिलाई जो है ये रूस के मदद से स्थापित किया गया। तो इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया दोस्त? तो ये किया गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। दोदा बेटा किस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्त, दोदा बेटा जो है ये नीलगिरी, जो नीलगिरी हिमालय, नीलगिरी पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। आप ध्यान रखिएगा, दोदा बेटा किसकी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है दोस्त? तो यह है नीलगिरी। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नीलगिरी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। लिस्बन किस देश की राजधानी है? तो दोस्त, लिस्बन जो था ये पुर्तगाल की राजधानी है। कहाँ दोस्त? पुर्तगाल की। आप ध्यान रखिएगा, लिस्बन किस देश की राजधानी है? तो यह है पुर्तगाल। साथ ही दोस्त, गुलामों का हाट जो लगता था पहले, वो कहाँ लगता था? ये भी लगता था लिस्बन में। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि पहले गुलामों का हाट कहाँ लगता था, तो वो था लिस्बन। तो लिस्बन किसकी राजधानी है? यह है पुर्तगाल की। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। भारत में किस प्रकार का जंगल क्षेत्र सबसे अधिक है? तो दोस्त, भारत में जो सबसे अधिक जंगल क्षेत्र है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। किस प्रकार का दोस्त? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो आप ध्यान रखिएगा, भारत में किस प्रकार का जंगल क्षेत्र सबसे अधिक है? तो यह है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसका आंसर क्या है दोस्त? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन।
ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है? तो दोस्त उत्तरी गोलार्ध जो है वहाँ पर सबसे बड़ा दिन जो होता है वो होता है 21 जून को। कब दोस्त? 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है दोस्त। और बात की जाए दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी जो गोलार्ध में होता है वो होता है 22 दिसंबर को। आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है, वो होता है 21 जून। परंतु यदि पूछेगा आपको कि दक्षिण गोलार्ध में किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है दोस्त, तो ये होता है 22 दिसंबर को। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 22 दिसंबर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रमुख लोहा और इस्पात क्षेत्र किस पठार में स्थित है? तो दोस्त भारत में जो प्रमुख लोहा और इस्पात क्षेत्र जो स्थित है जिस पठार में, वो कौन सा है दोस्त? वह है छोटा नागपुर क्षेत्र का पठार। आप ध्यान रखिएगा, प्रमुख लोहा और इस्पात क्षेत्र किस पठार में स्थित है, तो वह है छोटा नागपुर क्षेत्र का पठार। जैसा कि आप सभी जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। कौन सा है दोस्त? पामीर का पठार, जिसे आप दुनिया का छत भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछे किस पठार को दुनिया का छत भी कहा जाता है, तो वह है पामीर का पठार। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? छोटा नागपुर। क्योंकि दोस्त यहाँ पर अधिक मात्रा में आपको खनिज इस्पात लोहा देखने को मिलता है, इसी कारण से इस पठार को खनिज एवं लोहों का समृद्धि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका आंसर क्या है दोस्त? छोटा नागपुर क्षेत्र। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिम प्रश्न। सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो दोस्त सफ़ेद हाथियों की जो भूमि कहा जाता है ये कहा जाता है थाईलैंड को। क्योंकि दोस्त यहाँ पर सभी सफ़ेद हाथियाँ पाई जाती है, तो इस कारण से सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? वह है थाईलैंड। इसका आंसर क्या है दोस्त? थाईलैंड। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि दोस्त इसमें जितने भी प्रश्न थे, चाहे वो पॉलिटिकल का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो या जियोग्राफी का, जितने भी प्रश्न तो वह काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्त ये सवाल जो बनाया गया है काफ़ी एनालिसिस करके बनाया गया है। हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने इस क्वेश्चन को तैयार किया है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं सभी एग्जामों के लिए। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। और ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी नए फ्रेंड हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।